अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम माय डियर के प्लेटफॉर्म से उन तमाम शायकीन के बहुत मशकूर हैं जिन्होंने हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम कोरोना जॉइन्स लाइफ को बेइंतहा पजीराई बख्शी। आपकी जानिब से ख्वाहिश का इजहार किया गया कि इन कीमती मालूमात को शॉर्ट सेगमेंट्स की सूरत में अपलोड किया जाए। आपकी ख्वाहिश की तकमील की गई ताकि मुल्की नाजरीन के साथ साथ वो गैर मुल्की व्यूअर्स जिनके मुल्कों में बदकिस्मती से अभी कोरोना की वबा को और उसकी तबाहकारियों को कंट्रोल नहीं किया जा सका, ताकि वो भी इन कीमती मालूमात की मदद से ख़ुद को और अपने प्यारों को, अपने माय डियर्स को कोरोना की तबाहकारियों से बचाने की हिकमत अमली बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकें। आज का एपिसोड तालीमी इदारों की बंदिश को ख़त्म करने के फ़ैसले, इन तालीमी इदारों से मुंसलिक तलबा, असातिज़ा, स्कूल इंतज़ामिया और तज़ब्ज़ुब के शिकार वालिदैन के अलावा कोरोना की दूसरी लहर की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल में अमूर ज़िंदगी में एहतियाती तदाबीर को अपनाने के तनाजुर में है। मैं आपके इस चैनल के तवस्सुल से एक इंतहाई अहम इशू की जानिब तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। मैं और बहुत से वालिदैन और बहुत से उस्ताज़ा ये जानना चाहते हैं कि तालीमी इदारों में किन इंतज़ामात को हर सूरत अमल करना है। हमारे बच्चे ये जान सकें कि अगर उन इंतज़ामात में, कोरोना से बचाव के इंतज़ामात में कोई कमी है तो वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट को कंप्लेन कर सकें या वालिदैन के थ्रू उसकी कंप्लेन करवा सकें। एक शीशा जो है वो धुंधला है, दूसरा जो है वो इंतहाई धुंधला है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, PANCREAS। आज हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मुज्तबा हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर मुज्तबा हसन सिद्दीकी साहब एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं। ये पाकिस्तान के अलावा जिन ममालिक से डॉक्टरी की तालीम हासिल कर चुके हैं उनमें यूके, स्कॉटलैंड, USA और सऊदी अरेबिया शामिल हैं। ज़ियाबीतिस के शोबे में खास कमांड रखते हैं। अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और फारूक हॉस्पिटल के एंडोक्राइन डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। डॉक्टर मुज्तबा हसन सिद्दीकी साहब न सिर्फ आपके पूछे गए सवालात के जवाब देंगे बल्कि कोरोना की सूरत हाल के दौरान मुख्तलिफ ममालिक में तालीमी इदारों के खुलने और फिर इन तालीमी इदारों को खुलने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का डाटा भी वो हमसे शेयर फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना सरफराज है और मैं यहाँ पे कनाडा में सेटल हूँ। तो सुनने में आया कि पाकिस्तान में स्कूल खुल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी होगी। स्कूल खुलने चाहिए, बच्चे स्कूल में जाएं, अपनी एजुकेशन का जो है उसको कंप्लीट करें। लेकिन मेरा एक कंसर्न था बीइंग ए पाकिस्तानी
मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बच्चों को स्कूल में लाने के लिए जो SOPs हैं उसके बारे में क्या कुछ किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जावेद और मैं कनाडा में रहता हूँ, रैशी हूँ यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ ब्रोकरेज हियर, रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ पिछले 10 साल से। जब भी पाकिस्तान या पाकिस्तान की कोई बात आती है तो हमारा दिल जो है ना वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है। और जैसा कि सबको पता है कि इस बार पूरी दुनिया में कोविड-19 ने सबको बहुत नुकसान पहुँचाया और इस अमल में सभी लोग जो है ना उस तकलीफ में हैं और पाकिस्तान भी इस अमल से गुजर रहा है। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान से और कनाडा से भी हमारे कुछ व्यूअर्स हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, यानी व्यूअर्स का माय डियर के साथ रिश्ता और मजबूत होने जा रहा है। माय डियर सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बीमार हैं और सेहतमंद होना चाहते हैं। माय डियर उन लोगों के लिए भी है जो सेहतमंद हैं और बीमारियों से महफूज रहना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आइंदा तमाम प्रोग्राम्स की अपलोड्स के बारे में इंटीमेशंस आपको फौरी पहुंच सकें। जी डॉक्टर साहब, स्कूल खुलने का फैसला कैसा है, इसके बारे में यकीनन हम आपकी राय जानना चाहेंगे क्योंकि आप सेहत के माहिर हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वो क्या एहतियातें हैं, वो क्या SOPs हैं जिनको पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, असातिज़ा को और स्कूल इंतज़ामिया को हर सूरत अपनाना चाहिए। देखिए, अगर स्कूल खोल दिए गए तो हमें बहुत ज़्यादा मुहतात होना होगा। 3 तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कोविड-19 की, वो तो हर शख्स को करनी चाहिए, अब भी करनी चाहिए। अभी भी मेरा मास्क मेरे पास ड्रॉअर में है और मैं अपना मास्क जब भी बाहर निकलता हूँ पहनता हूँ। ज़ाहिर है फिजिशियन हूँ तो पेशेंट को देखते हुए बहुत केयर करते हैं हम लोग। पेशेंट को अभी भी हम इंसिस्ट करते हैं कि मास्क पहन कर आएँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मास्क पहनें। दूसरी चीज़ है जो बार बार हाथों को धोना, सिंपल डिटर्जेंट से, किसी आम साबुन से भी अगर आप 20 सेकंड के लिए हाथ धो लें तो ये वायरस मर जाता है। इसको कंट्रोल करना इतना आसान है। और तीसरी चीज़ जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग। आपस का जो डिस्टेंस है वो 6 फीट, अराउंड 6 फीट के करीब अगर रखें तो ट्रांसफ़र के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्कूल खोल देंगे तो हम करें क्या। पेरेंट्स के लेवल पे आपको बताऊंगा कि उनको क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स के लेवल पे और स्कूल के लेवल पे। पेरेंट्स के लेवल पे है कि अगर हो सके तो बच्चों को डेली बेसिस पे नया यूनिफॉर्म पहना के भेजें। नया मीन्स कि आप चेंज करें डेली बेसिस पे उनका यूनिफॉर्म, उनके सॉक्स वगैरह चेंज करें। मास्क तो हर कीमत पे हर बच्चे को पहनना है और अगर हो सके तो ग्लव्स भी पहनाएं, क्योंकि आप देखें बच्चे जो छोटे होते हैं उन्होंने आपस में इंटरेक्ट करना ही करना है। वो खेलेंगे, वो मासूम बच्चे होते हैं, एक दूसरे के पास जाएंगे, खेलेंगे, लड़ाई वगैरह भी करेंगे, डिस्पाइट आप जितनी मर्जी प्रिकॉशंस कर लें। ये नेचर है और आप नेचर के अगेंस्ट नहीं चल सकते। तो इस चीज़ के लिए आप मास्क के साथ अगर हो सके तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें। ग्लव्स के इस्तेमाल से जो हैंड केयर है, जहाँ से मेन फोकस है ट्रांसफ़र का, वो बहुत कम हो जाएगा। दूसरा जो बेसिकली बच्चों के लेवल पे है, उनको गाइड करें, उनको ट्रेन करें और ये बातें बताने से नहीं आएंगी। मैं एक बात आपको बता दूं, जब हम अपने बच्चों को नसीहत करते हैं ना बैठ के, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो वो इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। बात यह है कि उनको वीडियोज़ दिखाएँ, उनको सर्कमस्टांशियल एविडेंस दें, उनको बताएं, उनको एक आध वीडियो से यूट्यूब से दिखाएं, एक आध उनको ग्राफ दिखाएं कि बच्चों देखो ये डिज़ीज़ इस तरह बढ़ रही है और अगर खुदा ना खास्ता बढ़ी तो ये कंडीशन हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो उनको थोड़ा सा इस तरह अवेयरनेस उनके अंदर बच्चों के पैदा करें ताकि वो थोड़ा ख्याल करें और उनको ये भी बताएं कि ये केयर न सिर्फ तुम्हारे लिए है बल्कि तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए भी है।
इस तरह उनका डिफरेंस करें। स्कूल के लेवल पे एक बात करना चाहूँगा कि स्कूल के लेवल पे ये चीज़ कैसे करनी है। स्कूल को सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना है। जो भी बच्चा स्कूल में एंटर होता है उसकी कम से कम थर्मल स्क्रीनिंग गेट पे होनी चाहिए कि उसको फीवर तो नहीं है, और अगर फीवर नहीं है तो वहीं से यू टर्न कर दें बच्चे का, कि वो बच्चा घर जाए और घर में स्टे करे, स्कूल के अंदर एंटर ना हो। और स्कूल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग और मास्क को इंश्योर किया जाए। कोरोना वबा से बचाव के लिए स्कूल में जाकर तलबा को कौन से SOPs पर अमल करना चाहिए, उस सिलसिले में अभी जो वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई, ये वीडियो हमें मुसब स्कूल सिस्टम ने मुहैया फरमाई, जिसके लिए हम लोग मुसब स्कूल सिस्टम के बहुत मशकूर हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखकर बहुत सारे ऐसे वालिदैन जो तज़ब्ज़ुब और बेचैनी का शिकार हैं कि उनके बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं तो उसके लिए क्या इंतज़ामात ऐसे होते हैं जिससे बच्चे कोरोना से महफूज रह सकते हैं। यकीनन इस वीडियो को देखकर ऐसे परेशान वालिदैन को कदरे सुकून महसूस हुआ होगा। और इसके साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एहतियात इलाज से बेहतर है और एहतियात हयात को आसान बना सकती है। तो आप भी एहतियात कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। इलाज जो है वो आखिरी हल है, लेकिन अगर आप एहतियात करेंगे तो आप तक ये नौबत नहीं आएगी कि आपको इलाज की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आप फिज़िकली मेंटली हर हवाले से सेहतमंद होंगे। तो एहतियात कीजिए और अपनी हयात को और दूसरों के हयात को खूबसूरत बनाइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आइंदा तमाम प्रोग्राम्स की अपलोड्स के बारे में इंटीमेशंस आपको फौरी पहुंच सकें। बिल्कुल रिस्क पर होंगे, बल्कि टीचर्स तो ज़्यादा रिस्क पर होंगे, क्योंकि आज भी हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारी बहन, हमारे उनके बच्चे, मामू, हमारे सारे फैमिलीज आज भी पाकिस्तान में। स्कूल इंतजामिया ने क्या इंतजामात किए हैं उनके लिए? और कोरोना टेस्ट भी करवाना होगा। लोगों की जो है जानों को कैसे महफूज किया जाए।
तालीमी इदारों के खुलने के मुतालिक न सिर्फ वालिदैन परेशान हैं, बल्कि देखिए कि इन स्टूडेंट्स के जो रिश्तेदारान हैं जो कि दूसरे मुल्कों में रहाइश पजीर हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। एक छोटा सा कंसर्न मेरे दिल में आता है कि क्योंकि आज भी हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारी बहन, हमारे उनके बच्चे, मामू, हमारे सारे फैमिलीज आज भी पाकिस्तान में हैं। बच्चे हमारे असासे हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर है, और इसके लिए मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे जितने भी इदारे इस वक्त पाकिस्तान में हैं वो इस बात पे जोर दें, इस बात को क्या कहते हैं बैठ के वालिदैन के साथ शेयर करें कि वो किस तरह अपने बच्चों को इस कोविड-19 जैसी बुरी बीमारी से बचा सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर भी जब बच्चों की बात आती है तो सबसे पहले बच्चों का फ्यूचर देखा जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम पाकिस्तानी इदारों से कि प्लीज़ इसको पहली प्रायोरिटी पे बच्चों के स्कूल खोलने से पहले ये बात वाज़ेह की जाए कि वो किस तरह SOPs को फॉलो कर रहे हैं और उनको पेरेंट्स को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। डॉक्टर साहब, एज एन हेल्थ एक्सपर्ट, तालीमी इदारों की बंदिश को ख़त्म करके और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में स्कूलों के खोलने के फैसले के मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे। मेरे ज़ाती ख़्याल में बीइंग हेल्थ केयर एक्सपर्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बीइंग ए कंसल्टेंट ऑफ मेडिसिन, मेरी थोड़ी सी इसमें रिज़र्वेशंस हैं बच्चों के स्कूल खुलने में। इस वक्त गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट को बेहतर पता है कि उनको चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। लेकिन बीइंग ए फिजिशियन, चूँकि आपको पता है कि कोविड की जो सेकंड फ़ेज़ है, इस वक्त पूरी दुनिया में उस सेकंड फ़ेज़ की बात की जा रही है और स्कूल्स का खुलना एक बहुत बड़ा फोकस होगा जिससे कोरोना दोबारा फैल सकता है। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि जो हमारी फ़र्स्ट फ़ेज़ आई थी, स्पेशली जो ईद उल फ़ितर के बाद आई थी, और वो आपको पता है कि वो मार्केटें खुलने की वजह से हुई थी, तो वो अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है, वो कवर हो गई है। लेकिन अब अगर हम स्कूल इस वक्त खोल देंगे तो उससे क्या होगा। मैं इसमें थोड़ा सा रेफरेंस कोट करना चाहूँगा कि अभी लेटली दुनिया में क्या हो रहा है। देखिए, dailymail.com US का बेसिकली एक बहुत वेल नोन न्यूज़पेपर है। उसकी 10 अगस्त की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने लिखा था, आपको पता है US के कुछ स्टेट्स में स्कूल खोल दिए गए हैं और विद फुल प्रिकॉशंस खोले गए हैं। उनके SOPs आपको पता है कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसको वो बड़ा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो 16 जुलाई से 30 जुलाई यानी 15 डेज़ उन्होंने तकरीबन 1 लाख बच्चों का कोविड का टेस्ट किया और उसमें 97,000 बच्चों का टेस्ट पॉजिटिव आया। 97,000 बच्चे, आप इमेजिन कर लें, ये 1 लाख की फ़िगर है। और ये रिपोर्ट है अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस की, जो एक ऑफिशियल इदारा है बच्चों की डिजीज़ से मुतल्लिक। तो अब ये इतना बड़ा डिलेमा है, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है, बीइंग ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हमें इसकी सेकंड वेव से बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए और फॉर द टाइम बीइंग इमीडिएटली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं स्कूल खुलने की फ़ेवर में अभी तक नहीं हूँ। दूसरी एक मैं रिपोर्ट देना चाहूँगा आपको यूनाइटेड किंगडम की, जो अभी पब्लिश हुई है एट द एंड ऑफ अगस्त। उसमें उन्होंने बताया है कि 27% इंक्रीज़ है कोविड-19 के केसेस में, और ये 1 हफ़्ते की रिपोर्ट दी है उन्होंने, फ्रॉम 6 अगस्त टू 12 अगस्त। 27% इंक्रीज़, यानी ऑलमोस्ट 1/4 इंक्रीज़। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया अब नॉर्मल लाइफ की तरफ दोबारा चल रही है और उसकी वजह से लोगों का मेल मिलाप बढ़ रहा है, सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं। तो उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी और उन्होंने साथ ये रिपोर्ट भी दी है कि यूनाइटेड किंगडम में 2% उन्होंने टेस्ट कम किए हैं। ये भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 2% टेस्ट कम करने के बावजूद 27% इंक्रीज़ आई है। तो अगर आप इमेजिन करें कि जो रूटीन में उनकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, अगर वो करते तो फिर क्या सिचुएशन होती थी। तो ये 2 रिपोर्ट बड़ी अलार्मिंग हैं। स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा क्या कोरोना की वबा से महफूज हैं? स्कूल इंतजामिया ने क्या इंतजामात किए हैं उनके लिए? क्योंकि अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने भी इसके बारे में कोई वाज़ेह लाहेअमल नहीं दिया। तो क्या हमारे असातिज़ा और उनके ख़ानदान कोरोना की वबा से महफूज हैं? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीचर्स क्या रिस्क पर होंगे। बिल्कुल रिस्क पर होंगे, बल्कि टीचर्स तो ज़्यादा रिस्क पर होंगे। उसकी वजह यह है कि टीचर्स अपने आप तो रिस्क पर हैं ही हैं, उनके सामने जो 20-25 बच्चे बैठे हैं
उनसे इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होने के चांसेस टीचर्स को बहुत ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने अपने आप को भी प्रिवेंट करना है और उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टीचर के ऊपर है। तो ये तो है, मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो हम अभी तक तो कॉलेजेस नहीं खुले हैं, लेकिन जब खुल जाएंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 फोल्ड हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चे जो हमारे फ्यूचर्स के डॉक्टर्स आते हैं, जिनको हम पढ़ाते हैं, हमें अपना भी ख्याल करना है और उनका भी ख्याल करना है। और डेफिनेटली टीचर्स हाई रिस्क पे होंगे। प्रिकॉशंस वही हैं टीचर्स की, अपने आप को डिसइंफेक्ट करें, अपने कपड़े चेंज करें, अगर हो सके तो डेली बेसिस पे उसको वॉश करें, अपना हाथ धोएं, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। जो टीचर की तनख्वाह है वो आधी कर दी गई है, और ये भी फिर कहा गया है कि जो जब स्कूल खुलेंगे तो असातिज़ा को नए जो SOP हैं उस पे अमल करना पड़ेगा, और कोरोना टेस्ट भी करवाना होगा, जिसके अखराजात जो हैं वो टीचर यानी कि मैं अपनी जेब से अदा करूँगा। अब ये जुल्म नहीं तो और क्या है कि ये देखें कि पहले ही मेरी निसफ तनख्वाह जो है वो काट ली गई है, ऊपर से अब मुझे कहा जा रहा है कि ये जो कोरोना का जो टेस्ट है इसके पैसे भी आपने ही अदा करने हैं। तो मेरा तो आपसे सवाल है कि ऐसी सूरत हाल में हम क्या करें, कि क्या हमें अपनी जेब से ये पैसे अदा करने चाहिए? क्योंकि जब हम निसफ तनख्वाह जो कटौती हुई है उसको बहाल करने की बात करते हैं और कहते हैं कि पूरी तनख्वाह दें, तो स्कूल इंतज़ामिया कहती है ऐसा सोचें भी मत, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत हाल में हमने बच्चों को भी पढ़ाना है, अपना टेस्ट भी करवाना है, तो फिर आधी तनख्वाह है, तो फिर हम कहाँ जाएं? इस सवाल का जवाब तो मुझे आपसे चाहिए कि आप इसमें मेरी मदद करें। कोई तो सुनने वाला हो, फरियाद ही कर सकता है। आजकल टीचरों की तनख्वाहें कितनी हैं, आप मेरी कसम पुरसी का ये आलम देख लें, मेरी ऐनक का जो शीशा है यकीन माने 3.5 साल से वही है कि बड़ी मुश्किल से एक शीशा जो है वो धुंधला है, दूसरा जो है वो इंतहाई धुंधला है। तो क्या करें? अब मैं बड़ी मुश्किल से आपसे बातें कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि एक तरफ जो है वो समंदर है और दूसरी तरफ दरिया का जो है वो गदला पानी है। इस गदले पानी से हमें निकालें। टीचरों का भी कुछ सोचें। आप फीसें तो बड़ी लेते हैं, तो उसके बाद हमारा क्या होगा? हमने भी दाल रोटी कमानी है, कोई मेहरबानी करें हम पे, मेहरबानी होगी आपकी। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि असातिज़ा हमारे बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करते हैं और उन्हें कारामद इंसान बनाते हैं, लेकिन अगर कुछ स्कूलों की इंतज़ामिया कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का बहाना बनाकर इन असातिज़ा की तनख्वाहों में अगर किसी किस्म की कमी कर रही है, तो हुकूमत को इसके खिलाफ सीरियस एक्शन लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आइंदा तमाम प्रोग्राम्स की अपलोड्स के बारे में इंटीमेशंस आपको फौरी पहुंच सकें। डॉक्टर साहब, मौजूदा सूरत हाल में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि तालीमी अमल जारी रहना चाहिए या आप ऑनलाइन एजुकेशन को रेफ़र करते हैं? ज़ाहिर है मेरे बच्चे भी हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। मुझे ज़ाहिर है जैसे अपने बच्चों की फ़िक्र है, पूरी कौम के बच्चों की फ़िक्र है, जनरली होनी भी चाहिए। तो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि अगर हम इस वक्त फ़ौरी तौर पे, जैसा कि
प्लान बन रहा है, स्कूल ना खोलें और इसको मज़ीद कुछ फ्यू मंथ्स के लिए इसी फेज़ को प्रोलॉन्ग करें। ऑनलाइन टीचिंग चल रही है और रिलेटिवली अच्छी मैनेज हो रही है, तो इसको अभी अगर चंद महीने हम और कंटिन्यू कर लें एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो उस वक्त हमें सिचुएशन काफ़ी क्लियर हो जाएगी कि कोविड-19 के क्या स्टेटस है इस वक्त पूरी दुनिया में, और फिर हम नेक्स्ट ईयर से प्लान कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है बीइंग ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और बाकी जो भी है गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं वो उनके अपने डिसीजंस हैं। दूसरा यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात जो देखने में आ रही है कि यहाँ पे जितनी भी सियासी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, चाहे वो लोकल हों, चाहे वो फेडरल हों या प्रोविंशियल, जो भी हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट्स हैं, अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, सब ने आपस की जो लड़ाइयाँ हैं वो भूल गए हैं और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जो है जानों को कैसे महफूज किया जाए, बच्चों को कैसे महफूज किया जाए, इनकी नौकरियों को कैसे जो है वो हम महफूज कर सकें। तो बाकी दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को, कनाडा को, जहाँ जहाँ पे इंसानियत बसती है, सबको अपना जो है वो अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे अल्लाह। माय डियर सिर्फ उनके लिए नहीं जो बीमार हैं और सेहतमंद होना चाहते हैं। माय डियर उनके लिए भी है जो सेहतमंद हैं और बीमारियों से महफूज रहना चाहते हैं। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰੋਗ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਮਨ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ हर एक मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ पेशेंट है पाए जाएंगे। डायबिटीज़ जो खुसूसन टाइप 1 होती थी उसको समझा ही जाता था कि इट्स अ डेथ सेंटेंस फॉर पेशेंट्स, कि लोगों को आगाह किया जाए कि ये बीमारी कितनी मोहलक है और फिर इससे कैसे बचा जा सकता है। व्यूअर्स, जैसे कि आपके इल्म में होगा कि 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के तौर पर मनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि अख़ुव्वत बुनियादी तौर पर एक ऐसे मुआशरे की तश्कील के लिए कोशिश है जिसमें हर शख्स को इज़्ज़त और एहतराम से ज़िंदा रहने का मौका मिले। अब इस मंजिल के हसूल के लिए बहुत से रास्ते हैं। हमने जो रास्ते चुने हैं उसमें यह है कि हम लोगों को छोटे कर्ज़े देते हैं ताकि वो कारोबार करें, गुर्बत से निकलें और ख़ुद से उस मंजिल पे पहुँचें। फिर एक और रास्ता तालीम है कि तालीम के ज़रिए से भी लोग गुर्बत की दलदल से निकल के एक नया जहान आबाद कर सकते हैं। इसी के साथ मुंसलिक सेहत भी है कि अगर कोई शख्स कारोबार कर रहा है और वो बीमार हो गया है तो फिर तो वो ना कारोबार कर सकता है और जो जमा पूंजी है वो वहीं पर लग जाएगी। तो ये मुख्तलिफ़ रास्ते हैं जिनके ज़रिए से आप एक अच्छा मुआशरा तामीर कर सकते हैं। तालीम, रोज़गार, सेहत, माहौल, सियासी हकूक़, समाजी दर्जाबंदी से बुलंद होना, तो हमने इनमें से चंद शोबों का इंतखाब किया। तो इसी दौरान हमें ये एहसास हुआ कि जो कुछ भी हम कर्ज़े देते हैं, जैसे लोग कारोबार शुरू करते हैं तो हल्की सी बीमारी आती है तो फिर वो सब कुछ उसकी नज़र हो जाता है। डायबिटीज़ जिसको शुगर हम कहते हैं, ये अब अमीरों की बीमारी नहीं है, ये गरीबों की बीमारी है।
तो हम अपने जो दोस्त और साथी हमारे साथ मुंसलिक हैं, जो कम आमदनी वाले हैं, वो भी डायबिटीज़ का शिकार होकर, जिसको हम उम्मुल इमराज़ कहते हैं, कि ये एक ऐसी मर्ज़ है जो जिस्म के हर हिस्से पे असरअंदाज होती है और इंसान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। तो ये वो पस मंज़र है जिसके तहत हमने डायबिटीज़ डे मनाया कि लोगों को आगाह किया जाए कि ये बीमारी कितनी मुहलक है और फिर इससे कैसे बचा जा सकता है। जिस तरह पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, इसी तरह पाकिस्तान में भी हमने अख़ुवत हेल्थ सर्विसेज डायबिटीज़ सेंटर के ज़ेर एहतमाम लिबर्टी चौक के ऊपर हमने एक आगाही वॉक मुनक़्क़द की और उसमें अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, फार्मास्यूटिकल, सिविल सोसाइटी, मरीज़ों के साथ, वॉलंटियर्स के साथ पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की। इसमें पूरी दुनिया से जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान और बैरूनी दुनिया से, दुबई से, अमेरिका से, और पाकिस्तान के डॉक्टरों के लाइव मैसेजेस 12 घंटे चलाए SMD स्क्रीन पर, ताकि आगाही हो, लोगों ने रुक के सुने, पार्क में बैठ के सुने। इलाज से बचना तो और बात है, असल चीज़ तो यह है कि परहेज़ किया जाए, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार किया जाए, सैर की जाए, अच्छी किताबें पढ़ी जाएं, अच्छी मुस्बत सोच रखी जाए, दोस्तों को मिला जाए, गम और फ़िक्र से दूर रहा जाए, खुराक अच्छी खाई जाए, मुतवाज़न खुराक खाई जाए। तो ये वो मुख्तलिफ़ रास्ते हैं जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। ये कुदरत का इनाम है कि इस बीमारी का मुकम्मल इलाज परहेज़ में ही शामिल है। पम्फलेट्स लिखे, लोगों को बताया, टीवी पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोगों को आगाह किया। उसके बाद हमने एक जो ब्लू कर दिया थीम, जो लिबर्टी गोल चक्कर को ब्लू कर दिया, और साथ ही पाकिस्तान मोनामेंट यानी मीनार पाकिस्तान को ब्लू कर दिया। तो ये एक इजहार था कि हम शुगर के आलमी दिन को मना रहे हैं और इसकी आगाही और कंट्रोल के लिए हम काम कर रहे हैं। एक शख्स की ज़िंदगी भी अगर इस कावश के नतीजा में बेहतर हो जाती है या बच जाती है तो हम समझते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी है। चौदह नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के तौर पर कब से मनाना शुरू किया गया और ये 14 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰੋਗ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਮਨ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, PANCREAS। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ, INSULIN। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਆ ਇਨਸੂਲਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਨਾਰਮਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ 50 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਫਰੈਡਰਿਕ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। 32 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। साइंसदान थे कैनेडियन जिन्होंने इंसुलिन ईजाद की थी, उनकी तारीख़ पैदाइश है, तो 100 साल हो रहे थे उनकी पैदाइश को। तो उन्होंने उस निस्बत से 14 नवंबर का दिन सेलेक्ट किया था ट्रिब्यूट पेश करने के लिए बेंटिंग को। इंसुलिन की ईजाद से पहले डायबिटीज़ जो खुसूसन टाइप 1 होती थी उसको समझा ही जाता था कि इट्स अ डेथ सेंटेंस फॉर पेशेंट्स। 6 महीने से 2 साल के अंदर मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता घुल के और उसका इंतकाल हो जाता था। लेकिन उन्होंने कुछ जानवरों के पेनक्रियास के एक्सट्रैक्ट्स को फिर इन्होंने यूटिलाइज़ किया और पेशेंट्स की जानें बचना शुरू हो गई। और वो पहली लड़की जिसके ऊपर इंसुलिन ट्राई की गई थी उसका 84 साल में जाके इंतकाल हुआ। वो वॉज जस्ट 8 or 9 year old kid when she was diagnosed with diabetes after just a simple influenza. सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रिब्यूट कितना ज़बरदस्त था कि बेंटिंग की तारीख़ पैदाइश जो है उसके 100 साल हों तो उसके ऊपर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाए। WHO ने इसको रिकग्नाइज़ किया और 2006 से WHO और IDF मिल के इस दिन को रिकग्नाइज़ करते हैं और इसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए सारी दुनिया में एक्टिविटीज़ होती हैं। डायबिटीज़ यानी ज़ियाबितस जैसी ख़तरनाक बीमारी की कितनी इकसाम हैं, इनकी क्या अलामात हैं, इनके इलाज कैसे किया जा सकता है और इसके अलावा डायबिटीज़ से बचने के वो काबिल अमल कौन कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये तमाम मालूमात हम आपसे शेयर करते रहेंगे अपने आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में भी। और हमारे साथ डायबिटीज़ के हवाले से पाकिस्तानी सेहत के माहिरीन के साथ साथ गैर मुल्की माहिरीन सेहत भी शामिल होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आइंदा तमाम प्रोग्राम्स की अपलोड्स के बारे में इंटीमेशंस आपको फौरी पहुंच सकें।